कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन में हैं। शुक्रवार को उन्होंने लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि भारत में लोकतंत्र वैश्विक सार्वजनिक भलाई है। हम अकेले ऐसे लोग हैं जिसने अद्वितीय पैमाने पर लोकतंत्र का प्रबंधन किया है। राहुल ने ट्विटर पर इस कार्यक्रम की तस्वीरें साझा की। इनमें राहुल विपक्षी नेताओं के साथ खड़े नजर आए। आरजेडी के तेजस्वी यादव, मनोज झा, टीएमसी के मऊ मोइत्रा और सीपीआईएम की सीताराम येचुरी उनके साथ नजर आए। राहुल ने ट्वीट कर बताया कि लंदन में सम्मेलन में व्यापक विषयों पर समृद्ध आदान प्रदान हुआ है। इसी के साथ उन्होंने ऐसी बातें कह दी जिसको लेकर अब देश में माहौल गर्मा गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में इस समिट के दौरान यह कहा कि बीजेपी देश में केरोसिन डाल रही है। इसी के साथ आरएसएस को घेरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया है। बिना नाम लिए उन्होंने कई और एजेंसियों को भी निशाने पर लिया है। तो राहुल गांधी ब्रिटेन के दौरे पर हैं और एक बार फिर से उनके बोल बिगड़ते हुए नजर आए हैं। विदेश में बैठकर विपक्षी पार्टियां देश की छवि किस तरह धूमिल करने की कोशिश कर रही है। अब साफ तौर पर इसको लेकर बीजेपी नाराजगी जाहिर कर रही है। संघ की प्रतिक्रिया भी इस मामले को लेकर सामने आ रही है। कई संघ विचारक हैं, उनका कहना है कि लगातार विदेश में जाकर राहुल गांधी देश की छवि धूमिल करने की कोशिश करते रहते हैं। यहां राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर भी और बेरोजगारी को लेकर भी सवाल खड़े किए। सीबीआई, ईडी के इस्तेमाल को लेकर भी तमाम बातें कही और कांग्रेस की जो हार पिछले कई चुनावों में हुई है उसको लेकर भी बिना नाम लिए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया पर कंट्रोल किया जा रहा है, सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है और बीजेपी पर निशाना साधा है। आरएसएस को लेकर भी राहुल गांधी ने यहां पर कहा है कि आरएसएस देश को सोने की चिड़िया मानता है, लेकिन वो उसे बांटना चाहता है और चाहता है कि दलित वर्ग के हिस्से में कुछ ना आए। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तस्वीर साझा की। तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ वो नजर आए। हालांकि एक बार फिर से उनके बोल इस सम्मेलन में बिगड़ते हुए नजर आए हैं। अब इसको लेकर राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। हमारे साथ राहुल आनंद जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। सर देखिए, एक बार फिर से राहुल गांधी का जो बयान है वो सामने आया है और एक बार फिर से उनके बोल बिगड़ते हुए नजर आए हैं। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि बीजेपी केरोसिन डाल रही है, बल्कि सीबीआई, ईडी के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो मैं बस इतना ही टिप्पणी करूंगा कि राहुल गांधी जी अभी राजनीतिक समझ से परे व्यक्ति हैं। अगर अगर कुछ लाइनों में मैं अगर बताऊं राहुल गांधी के चरित्र के बारे में तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ, द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है, बड़े वंश से क्या होता है, होते हो यदि काम, नरका गुण उज्जवल चरित्र है, नहीं वंश धन धाम। और राहुल गांधी जी जब भी ऐसी कुछ बातें कर जाते हैं, खास करके जो विदेश जाकर जो विदेशी डीएनए वाली जो वो बात करते हैं, तो उससे ये जरूर प्रतीत होता है मेघना जी कि इन्हें ये अवसरवादी हैं और ये इन्हें एक मोदी फोबिया हो गया है या संघ से संबंधित फोबिया हो गया है। मैं इनको बता दूं कि इनके दादाजी, माफ कीजिएगा, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो थे, उन्होंने भी कहा था कि हर किसी को एक बार संघ से सीख लेनी चाहिए। और जब देश आजाद हुआ था तो उस समय की वहाँ की यातायात व्यवस्था संघ नहीं संभाला था और समय समय पे उजागर होकर सामने आया और प्रबलता के साथ देश को अखंड भारत की सपना जो संघ ने बताया है वो करते नजर आए हैं। अगर आप बात करें राहुल गांधी जी के आज जो बयान है, अगर मैं उसको थोड़ी देर पहले यही देख रहा था तो उसमें उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने दो तरह की बातें कही। कभी भी राहुल गांधी जी उस विषय पे नहीं बोलते हैं जो अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक से संबंधित होती है, इस पे वो अपने आप को चुप्पी साधे रहते हैं। और यही नहीं, कांग्रेस के कारण भी यही रहा है। ये मैं नहीं, 2014 की रिपोर्ट की बात करती है, 2020 की भी रिपोर्ट में चर्चा हो रखी है।
अगर लेकिन बात सर करें इस समिट के दौरान, इस सम्मेलन के दौरान राहुल गांधी ने अपने पतन का कारण इनडायरेक्टली आपकी पार्टी को ही बता दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जो हार हुई है वो मीडिया पर कंट्रोल के कारण हुई है और मीडिया पर कंट्रोल आप लोगों की पार्टी कर रही है। इनडायरेक्टली पूरी तरह से आपकी पार्टी को घेरने की कोशिश उन्होंने कर दी है। देखिए, अभी मैं आपके साथ चर्चा में बैठा हूँ। जी अभी एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आते बिल्कुल। हैं। इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर मैंने पहले भी दे रखा है, मैं उसी चीज को फिर से आपको बताता हूँ। आपने मुझसे कड़े सवाल किए जी या कभी भी महंगाई से संबंधित मुद्दा हो या अन्य विषयों का मुद्दा हो, तो सरकार को आईना दिखाने का काम भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ करता है। कभी बिल्कुल। आप बताइए कोई ऐसा प्रकरण घटा हो जहाँ पे हमारे हम्म द्वारा, हमारे पार्टी के लोगों के द्वारा या शीर्ष नेतृत्व के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई हो। हाँ, अगर कहीं गलती हुई है तो वो जी कार्रवाई संविधान के तहत संवैधानिक कार्रवाई की गई है। जी अगर राहुल गांधी जी के विषय पे अगर हम बात करें तो इन्हें वो सारे लोग ज्यादा पसंद करते हैं या पाकिस्तान के द्वारा जो लिखा गया श्वेत पत्र होता है वो जी पढ़कर, ये स्क्रिप्ट जो वो तैयार कर कर चाइना देता है और या पाकिस्तान देता है, उसके फेवर में ज्यादा बात करना पसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, जैसे कि आप गलवान घाटी की बात कर लीजिए, तो गलवान घाटी में इन्होंने तो अपनी ऊपर संदेह खड़ा कर दिया था। वही नहीं, पूरी सर्जिकल स्ट्राइक जैसे जो घटना हुई उसको अंजाम दिया गया, उसके ऊपर तो इनके पार्टी के लोगों ने सबूत तक मांग लिए थे। तो ये एक चर्चा बना है और ये चर्चा बना रहता है और ये चाहते हैं कि लोगों के बीच में मैं बना रहूं। और जी मुझे सर, लगता है आपकी कि पार्टी भी लंबे वक्त तक विपक्ष में रही है। एक व्यक्ति विशेष का विरोध करना काफी अलग बात होती है, वो आप लोगों ने भी किया होगा, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री के साथ साथ उन्होंने देश का विरोध ही कर दिया एक तरह से। देश में सब कुछ ठीक नहीं है, अब देश पहले जैसा नहीं है, अब भारत अच्छा नहीं है। इस तरह की भाषा का प्रयोग अगर किया जाएगा तो क्या राहुल गांधी ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष मजबूत नहीं बल्कि अपनी मजबूती दिखाने के लिए वो देश को नीचे भी कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश की छवि खराब करने की कोशिश की ही जा रही है। देखिए मेघना जी, ये बात बिल्कुल सत्य है जो आपने प्रश्न किया। ये हर वक्त, देखिए कुछ दिन पहले स्वर्गीय जो आर्मी चीफ थे हमारे, उन्होंने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ढाई मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार है। इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है सर, आपसे मैं लगातार प्रतिक्रिया लेती रहूंगी। संदीप जी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। संदीप जी, आपका भी स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, राहुल गांधी बयान पर बयान दिए जा रहे हैं, पार्टी की जिम्मेदारियां भी उनको दी जा रही हैं और ऐसे बयान वो देश में भी देते हैं, अब विदेश में दे रहे हैं। भारत को लेकर इतनी बड़ी बात कह दी है, सर क्या कहेंगे? देखिए, बाहर हो या जो है भारत में हो, आज जो है कोई भी देश हो, वो वैश्विक रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जी। तो भारत की परिस्थितियां क्या हैं, वो कहीं लंदन से न छुपी है, ना अमेरिका से छुपी है, किसी देश से नहीं छुपी है। जी। सबको पता है कि किस तरीके से आज भारत के हालात हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। हमारे जो है विदेश मंत्री के सामने, उनके सामने, विदेश मंत्री जी के सामने जो है एक आते हैं नेताजी और ये कहते हैं कि आपके देश में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। उनके सामने उस पर जो है हमारे मंत्री जी जवाब नहीं देते हैं उस पर। तो संदीप जी, आप ये बताइए कि देश के मुद्दे देश में रहकर सुलझाए जाएंगे या देश के बाहर रहकर सुलझाए जाएंगे? देश के मुद्दे अगर विपक्ष देश में रहकर उठाएगा तो शायद सरकार उस पर ज्यादा ध्यान देगी। वैश्विक स्तर पर इन मुद्दों को उठाने की क्या जरूरत है? मैं बिल्कुल आपकी ही बात पर आ रहा हूँ। 2014 के पहले मोदी जी विदेश यात्रा पर थे, बहुत सारी कैंपेनिंग उन्होंने बाहर की। उस समय उन्होंने क्या क्या बयान दिए हैं, आपसे आग्रह है कि उससे भी चर्चा कर लीजिए। सर, क्या उन्होंने ये कहा था कि भारत पाकिस्तान को उन्होंने तुलना की? क्या भारत में पाकिस्तान की तरह चीजें हो रही हैं? क्या श्रीलंका से तुलना की? क्या यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, जो हालात बने हैं, क्या लद्दाख और डोकलाम को लेकर यूक्रेन से तुलना की? क्या ऐसे देश जहां पर हालात बहुत बदतर हो चुके हैं वो हमारे देश से उनकी तुलना कर चुके हैं? क्या ऐसा हुआ है? मैं भी चाहूंगी, आपसे आग्रह है कि एक बार आप उस पर चर्चा करें। जी बिल्कुल, सच स्वीकार करना अपने देश के लिए और अपने देशवासियों के लिए, सबके लिए हितकर होगा। आज ये सच है कि डोकलाम में जो हम पेट्रोलिंग स्प्रिंग आज तक करते थे, आज 4 तक कर रहे हैं। 4 हमारे पॉइंट चले गए, तो क्या फैक्ट नहीं है? अगर आप बात करते हैं जो है लद्दाख की, तो ये बात हमें काउंट करनी पड़ेगी ना। ये फैक्ट है कि ये इतना सब कुछ होने के बावजूद विश्व की तीसरी नंबर की सेना जो है मोदी जी को विरासत में मिली। अत्याधुनिक हथियार जो है उनको विरासत में मिले। आज जो है हम अंतरिक्ष में उपग्रह दूसरों के छोड़ रहे हैं, ये सब विरासत में भी उनको मिला।
अगर आप फिर भी बात करते हैं पिछली जो एक युद्ध हम जो है अनफॉर्चुनेटली हारे, दुर्भाग्यवश अगर हारे, लेकिन हम लड़े। आज बिना लड़े आप इस बात को ये कहते हैं, मोदी जी जब ये कहते हैं कि कोई न घुसा है न घुसाया है और 18 सैनिक शहीद हो जाते हैं, तो ये सवाल उठना लाजमी है। हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हम जनता की तरह सोचना अगर शुरू करेंगे तो बिल्कुल सवाल जाएगा। चलिए सर, आपका जवाब लेती हूँ कि विरासत आपने दी या नहीं दी, लेकिन विकास हुआ या नहीं हुआ वो भी जान लेते हैं। जवाब क्या है राहुल आनंद जी का, बीजेपी के प्रवक्ता हैं राहुल आनंद जी। देखिए यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान दे रहे थे पहले, अब राहुल गांधी दे रहे हैं, विरासत दी गई है आपको, ये कहा जा रहा है। आप क्या संभाल नहीं पा रहे हैं विरासत, जो इस तरह के आरोप संदीप जी लगा रहे हैं? राहुल आनंद जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? तो फिलहाल मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हालांकि संदीप जी के पास वापस जाते हैं। संदीप जी देखिए, राहुल गांधी ने यहां पर यह भी कहा कि बीजेपी केरोसिन डाल रही है, इसी के साथ उन्होंने तमाम और बड़ी बातें कही, लेकिन ये कहना कि भारत और पाकिस्तान की तुलना करना, क्या ये सही है? नहीं हो सकती है और होती भी नहीं रही है। ये भारत और पाकिस्तान की तुलना बीजेपी ही बार बार करती रही है कि पाकिस्तान में ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसा है। पाकिस्तान से तो हमने कभी कंपैरिजन किया ही नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के बराबर खड़ा करना चाहती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोष। हम तो अमेरिका से टक्कर ले रहे थे, हमारी सोच जो है अमेरिका के इक्वल आने की थी, हम अमेरिका से आगे निकलने के बारे में सोच रहे थे। हमारी नीतियां अमेरिका से कंपैरिजन करते थे। हमारा जो है जो एक स्पर्धा होती है वो चाइना से थी। हम कभी पाकिस्तान की तरफ तो देखे ही नहीं, हमने उसको कितनी बार लताड़ा है, वो हमारे कभी टक्कर में था ही नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आप सुनिए तो बार बार जो है वहीं की बात करेंगे, वहीं से हमारा कंपैरिजन करेंगे। तो इस चीज का ये कंपैरिजन तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर उस बात को राहुल जी दोहरा रहे हैं तो इसमें कौन सी गलत बात है? और दूसरी बात एक बात आप समझिए, हाफिज सईद जब वहां पर ईद होती है, बकरीद होती है, तो जो बकरे कटते हैं उसके जितने भी चमड़े होते हैं, हाफिज सईद जो है एक धर्म के नाम पर उसकी उगाही करता है। उसके बाद अपने यहाँ पर वो पिस्तौल चलाना, बंदूक चलाना, राइफल चलाना, AK-47 चलाना सिखाता है, बम बनाना सिखाता है। आरएसएस जो है यहाँ दक्षिणा लेती है। दक्षिणा लेने के बाद आरएसएस की सबसे बड़ी शिक्षा श्रृंखला भारतवर्ष में है, लेकिन वो शिक्षा श्रृंखला जब चलाते हैं तो वहां पर फीस लेते हैं, पैसा लेते हैं उस शिक्षा देने के लिए। लेकिन वहीं जब लाठी डंडा चलाना सिखाते हैं, तलवार भांजना सिखाते हैं, तो बंदूक भी चलाना सिखाते हैं, तब उसके लिए वो कोई पैसा नहीं लेते हैं। तब आप बताइए कि हाफिज सईद से, उनके संगठन से अगर आरएसएस की कोई तुलना करता है तो उसमें गलत कैसे हो जाता है? जरा सर, कैसे आप आरएसएस की तुलना कर सकते हैं किसी ऐसे संगठन से जिसकी आप बात कर रहे हैं? मैंने आपको उदाहरण आप ये बताइए, आप जिस उदाहरण की बात कर रहे हैं, जिन बंदूकों की बात कर रहे हैं, उस पर आरएसएस स्पष्ट कर चुका है कि वो असली बंदूक नहीं थी। मैं ये कह रहा हूँ कि लाठी डंडा चलाना सिखाते हैं, तलवार चलाना सिखाते हैं। मैं आरएसएस की शाखा में गया हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पर होता क्या है, अच्छी तरीके से मुझे पता है। और नहीं सर, आप ये बताइए, उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन तो मानव बम बनाती है, क्या आरएसएस मानव बम बनाती है? आप ये बताइए, क्या आरएसएस मानव बम बनाती है? मैं आ रहा हूँ, उससे भी आ रहा हूँ। आपके माध्यम से आपके दर्शकों को एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। आरएसएस की एक ट्रेनिंग होती है, गुप्त ट्रेनिंग होती है, उसके बारे में कभी चर्चा नहीं होती है। उसके बारे में कभी उस जो ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति होता है, उस ट्रेनिंग में क्या सिखाया गया है वो कभी सार्वजनिक नहीं करता है। ये आरएसएस के बारे में जो जानता हूँ पता कर लीजिए कि मेरी बात गलत है या सही। तो सर, आपने आरएसएस ज्वाइन की थी, इसीलिए आपको पता है कि गुप्त ट्रेनिंग होती है। मैं आरएसएस में बचपन में बिल्कुल गया हूँ, मैं ये तो कह रहा हूँ, मैं तो सत्कार कर रहा हूँ। आरएसएस के विद्यालय में मैंने पढ़ा है जी, तब मुझे आरएसएस के बारे में पता है कि वो तो जिस विद्यालय में आप पढ़े हैं उसके बारे में आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं। बिल्कुल, जो सच है वो मैं रख रहा हूँ। मैंने शिक्षा के लिए पैसे दिए हैं, लाठी डंडा के लिए फ्री सिखाया गया है। मैं कहूंगा कि नहीं गया, बिल्कुल कहूंगा कि अगर आप लाठी डंडा चलाना सिखा सकते हैं, शाखा में आप फ्री में जो है ये कर सकते हैं, तो आप शिक्षा भी फ्री दे सकते हैं। उसकी बात आप क्यों नहीं कर सकते हैं? कंप्यूटर चलाना फ्री सिखाइए आप, क्यों आप ये नहीं करते हैं? भाई हमने, कांग्रेस ने IIT बनाया,
IIM बनाया, हमने जो है बड़े बड़े शैक्षिक संस्थान बनाए जिससे पढ़े हुए लोग आज जो है गूगल के CEO हैं, जो है आज फेसबुक चला रहे हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं, जो ऐप बन आज सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अगर कोई खदान है तो हमारे भारतवर्ष में है। पूरे चाहे अमेरिका की यूनिवर्सिटी हो या पूरे विश्व की यूनिवर्सिटी हो, सबसे ज्यादा जो है हमारे यहाँ के इंजीनियर हैं। तो किसने बनाया? हमारी वो सोच थी, हमने वो IIT बनाया, हमने ऐसे संस्थान बनाए। ये काम भाजपा क्यों नहीं कर सकती? नहीं सर, जिम्मेदारी थी वो तो सरकार में तो जिम्मेदारी थी। अगर जनता टैक्स पे कर रही है, आपको वोट दे रही है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है और बीजेपी की भी जिम्मेदारी है। आप वर्तमान की बात भी करिए, क्या गूगल के CEO जो थे आज वो किसी काम के नहीं रहे हैं? क्या विरासत अगर आपने दी है तो उस विरासत का विकास नहीं हो रहा है? जी, आपके माध्यम से राहुल आनंद जी से एक सवाल है मेरा, पूरे भारतवर्ष में एक IIT का नाम बता दीजिए जिसको आपने शिलान्यास किया हो, चालू करा दिया हो। कोई भी एक नाम बता दीजिए, एक IIM बता दीजिए, एक एम्स बता दीजिए। नहीं सर, आपकी जो विरासत है, आपकी जो विरासत है, तो सुनिए आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप जिस विरासत की बात कर रहे हैं, जितने IIM की बात कर रहे हैं, IIT की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है कि आपने उन्हें बनाया, लेकिन उनको आगे बढ़ाना और क्या उस विरासत को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है? आप इस सवाल का जवाब दीजिए। जी, मेरा सवाल आप फिर से सुनिए और राहुल जी से सवाल पूछिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 8 साल में एक IIT, एक IIM, एक एम्स का नाम बता दीजिए जिसका शिलान्यास आपने किया हो। बिल्कुल आपके सवाल का जवाब मैं लेने की कोशिश करूंगी। फिलहाल राहुल जी जुड़ नहीं पा रहे हैं मेरे साथ, लेकिन राहुल गांधी के बयान पर हम आते हैं सर। मुद्दा बिल्कुल अलग चले गया है सर। एक मिनट आप एक मिनट सुनिए। जो RSS को लेकर बात कही जा रही है, धर्म के आधार पर बांटना चाहता है, दलित वर्ग को कुछ नहीं देना चाहता, आप कह रहे हैं ये सभी बयान बीजेपी के थे। आप ये कह रहे हैं कि सभी बयानों को सिर्फ राहुल गांधी दोहरा रहे हैं। एक वैश्विक मंच पर जाकर जिसका नाम ही सर, जिस सम्मेलन का नाम ही है आइडियाज फॉर इंडिया, वहां आप इंडिया को लेकर बोल रहे हैं, वहां आप इंडिया में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन RSS को लेकर बोल रहे हैं, वहां आप ये कह रहे हैं कि देश पहले जैसा नहीं रहा है, देश अच्छा नहीं है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। सर कौन से ऐसे बयान है जिनको दोहराने की जरूरत ऐसे वैश्विक मंच पर राहुल गांधी को पड़ गई है? अब सुन लीजिए, मेरे घर में गंदगी है जी, मेरे घर में अगर कमी है, अगर मेरे घर से मुझे मोहब्बत होगी, मुझे उसके प्रति फिक्र होगी, तो बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि मेरे घर में गंदगी है। सर आप घर में गंदगी साफ भी तो कर सकते हैं ना। अगर आपको गंदगी इतनी बुरी लग रही है, विपक्ष होने के नाते आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, आपको आवाज बुलंद करनी है, आप घर पर रहकर करिए, आप घर की सफाई करिए, वैश्विक मंच पर जाकर देश के लिए क्यों बोलना? सर बिल्कुल एक लास्ट पॉइंट और मैं जी बिल्कुल। देखिए, अभी आपने कहा मैं घर का अगर मुखिया हूँ, मेरा लड़का अगर कहीं पर कोई गलत काम करता है तो मैं अपने लड़के को गलत न कह के ये कहूँ कि बाहर ये बात नहीं जानी चाहिए, बाहर ये बात होनी ही नहीं चाहिए। अरे गलत किया है तो मैं कहूँगा, अगर उसको सुधार करने के लिए एक उदाहरण और मैं दे देता हूँ। आप ये समझिए कि अगर कोई ड्रिंक करने वाला मेरा मित्र होगा और उसके प्रति मुझे लगाव होगा, तो मैं ये बात कहूंगा कि ये ड्रिंक करना गलत है, सार्वजनिक रूप से कहूंगा ये ड्रिंक करना गलत है भैया, इसको बंद करिए। अभी बिहार का एक सर देखिए, अगर परिवार मानेंगे किसी को तो परिवार की जो बातें हैं वो परिवार में ही रहे तो अच्छा लगता है। और भारत देश है तो देश में जितनी भी चीजें हो रही हैं, पक्ष विपक्ष बिल्कुल, लेकिन सर वैश्विक स्तर पर जाकर देश की बुराई करना मुझे लगता है ये अच्छा नहीं है और ये बाकी लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि आपकी अपनी विचारधारा है, लेकिन एक मेरा आखिरी सवाल है सर, एक वैश्विक सवाल आज क्यों नहीं पूछते हैं? 2014 नहीं सर बिल्कुल पूछते हैं, जो हमसे बीजेपी के नेता जुड़ते हैं हम सवाल पूछते हैं। कल भी ज्ञानवापी को लेकर हमने सवाल किया है। नहीं, आप तो लोकतंत्र पर सवाल करते हैं, आप तो मीडिया पर सवाल करते हैं। जितने सवाल आपसे कर रही हूँ मैं बीजेपी से भी कर रही हूँ। अगर बीजेपी कोई नेता बड़बोला होगा, इस तरह के बयान देगा तो सर उन पर भी सवाल उठाया जाएगा। सवाल जितने आपसे हैं उतने उनसे भी होंगे। चलिए सर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। एक आखिरी मेरा सवाल है आपसे, क्योंकि हम राहुल गांधी को लेकर ही बात कर रहे हैं। उन्होंने वहां पर जाकर ये भी ठीकरा फोड़ा है कि भाई हमारे चुनाव में हारने की वजह है कि मीडिया पर जो कंट्रोल है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का है जिसका नाम उन्होंने लेना सही नहीं समझा। हालांकि क्या आपको लगता है कि वाकई हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ना ठीक है? आपको लगता है कि जनता आपको अभी उतना ही पसंद करती जितना पहले पसंद करती थी? जी देखिए, मीडिया परसेप्शन कैसे बनाया जाता है एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। विद एग्जाम्पल में बात करूंगा, मैं तार्किक बात करता हूँ, ऐसे निराधार बात नहीं करूंगा। मेरी खासियत रही है, राहुल आनंद जी वगैरह सब बहुत सारी डिबेट किया हूँ साथ में। बिल्कुल देखिए, एक चीज आप समझिए, जब आप ये कहते हैं कि फला व्यक्ति ये कर रहा है तो उसके लिए आपके पास आधार होना चाहिए। आधार कैसे है मैं दे रहा हूँ आपको। न्यूज 18 मैं नाम ले रहा हूँ,
सिर्फ इसलिए ले रहा हूं कि किसी एक व्यक्ति का वो चैनल है, 18 चैनल खरीदकर 2014 के पहले वो समूह बना। वहां पर एक खबर चली, एक विनोद राय जी थे, उन्होंने एक जो है एक सर, मैं किसी और चैनल की बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, ना मुझे किसी और चैनल के बारे में, किसी समूह के बारे में यहाँ पर जानना है। मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये सवाल है कि क्या आपको लगता है कि जनता अब भी आपको उतना ही पसंद करती है, और अगर करती है तो इतने बड़े वैश्विक मंच पर जाकर हार का ठीकरा किसी और पर क्यों फोड़ा है? बिल्कुल पसंद करती है। जिस तरीके से परसेप्शन बनाकर रात दिन जिस तरीके से जिहादी मानसिकता चलाया जा रहा है बहुत सारे न्यूज चैनल पर, इस पर रोक लगनी चाहिए। सर, कौन सी जिहादी मानसिकता, आप ये बताइए। यहाँ पर आपसे सवाल सिर्फ ये करा गया है कि भारत को लेकर एक वैश्विक मंच पर जहां पर आइडियाज फॉर इंडिया, सर इंडिया को लेकर आइडियाज भी तो दे सकते हैं ना। जब वहां पर विचारों के आदान प्रदान की बात की जाती है तो विपक्ष वहां पर एक ऐसी छवि प्रस्तुत कर सकता है ना भारत की, कि भारत में अगर इस चीज की कमी की है तो इसमें सुधार हो सकता है। देश ऐसा नहीं रहा, डोकलाम में स्थिति है या फिर लद्दाख में स्थिति ऐसी है, यूक्रेन से पूरा उन्होंने उनको करेक्ट कर दिया है। देखिए क्या होना चाहिए, इस पर भी उन्होंने बात की है। एक उदाहरण मैं दे देता हूँ, उन्होंने जीएसटी पर बात की कि जीएसटी जब हम एक जीएसटी ला रहे थे, यही भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रही थी और 5 टाइप की जीएसटी यही लेके आते हैं। हम 18% ला रहे थे, ये 30% तक लेके आते हैं। बड़ी विडम्बना है, मतलब 30% सेस लगाकर आप लेके आते हैं, वो अच्छी है। हम 18% ला रहे थे। सर, विपक्ष में रहकर आप भी कुछ चीजों का विरोध करते हैं जो आप लाना चाहते थे। ऐसे दोनों तरफ से होता है। हालांकि अब जीएसटी आ गई है तो उसका स्वागत भी किया गया है और धीरे धीरे उसमें सुधार भी हो रहा है। बस उम्मीदें की जाती है कि इस तरह के बयान वैश्विक मंच पर ना दिए जाए कि देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जब कोई बड़ा नेता देश के बाहर जाता है तो वो देश को रिप्रेजेंट करता है, भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पर वो पहुंचे थे। तो उम्मीद जनता को यही रहती है कि अगर आप जैसा कह रहे हैं कि लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो समर्थक और पसंद करने वाले भी यही चाहेंगे कि भारत की अच्छी छवि को प्रस्तुत किया जाए। और अगर परिवार में कोई कलह है, कोई दिक्कत है, कुछ होता है तो परिवार में रहकर ही उसे निपटा लिया जाए। फिलहाल सर, धन्यवाद प्रतिक्रिया अपनी देने के लिए, जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो देखिए, अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीति है वो गर्मा गई है, जो बयान है वो आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी अब लगातार प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है।